प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा सक्षम स्मार्ट स्कूल। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा बायोलॉजी यानी क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1। आप सभी लोगों को पता है, आप सभी बच्चों को पता है कि हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। आज हम लोग उस चैप्टर के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें जानेंगे बेटा, बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ेंगे। आपको बहुत मजा आएगा क्लास को पढ़ने में। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को, ना देरी ना करते हुए क्लास को शुरू किया जाए। आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ने वाले हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे बेटा कि हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आखिर ये जनन होता क्या है। होता है जनन तो ठीक है भाई, लैंगिक जनन क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में आज हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। बाकी आपको जहां भी डाउट रहेगा बेटा आप कमेंट सेशन में कमेंट कर देंगे, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। क्योंकि भाई टॉपिक अगर हम लोग शुरू कर देंगे, डायरेक्ट टॉपिक शुरू कर देंगे तो आपको भी लगेगा, बोर होंगे आप लोग कि मैम कितना पढ़ना है, अभी कब तक क्लास चलेगा, कितना क्लास है, अभी कितने दिन में ये चैप्टर खत्म होगा। इसीलिए बेटा टॉपिक शुरू करने से पहले हम आप लोगों को सबसे पहले बताएंगे कि इस चैप्टर के अंतर्गत आपको कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, ताकि आप लोग धीरज बना करके रखे रहें, धैर्य बना करके रखे रहें कि चलो अच्छा ये वाला हेडिंग मैम पढ़ा ली है तो अब इसके बाद इतना ही हेडिंग हमें पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले बेटा हम लोग इधर पढ़ेंगे, पहले तो हम लोग परिचय पढ़ेंगे ना, इस टॉपिक का हम लोग यहाँ पर परिचय पढ़ेंगे। परिचय के बाद बेटा जो हमारा पहला हेडिंग रहेगा वह पुष्प की संरचना। हम लोग पहले पुष्प की संरचना को देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग कि उसके आगे कौन सी क्रिया होती है, उसके बाद कौन सी क्रिया होती है, कौन से फंक्शन होते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को पुष्प को समझना है कि आखिर पुष्प कहते किसे हैं, पुष्प होता क्या है, पुष्प का काम क्या होता है, पुष्प हम लोग कहाँ कहाँ देते हैं, किसको किसको देते हैं। जैसे कि आप लोग दिए भी होंगे बहुत सारे लोगों को ना, कोई किसी को दिया होगा, कोई कहीं पर दिया होगा, कोई कहीं पर दिया होगा। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे बेटा इस चैप्टर के अंतर्गत। तो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, लेकिन आप लोग पहले तो धैर्य बना करके बैठे रहेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है हम लोग का बेटा नर एवं मादा युग्मक का विकास। हम लोग पुष्प की संरचना पढ़ने के बाद देखेंगे बेटा कि पुष्प में ही नर भाग भी पाया जाता है और पुष्प में ही मादा भाग पाया जाता है। उन नर एवं मादा के युग्मक का विकास कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, इन सबको हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बेटा परागण। परागण कैसे होता है, परागण क्या होता है और यह कैसे होता है, इसकी क्रिया कैसे होती है, इसको भी हम लोग देखेंगे। आगे चलते हैं बेटा कि स्त्री केसर क्या होता है। स्त्री केसर को हम लोग देखेंगे कि स्त्री केसर किसे कहते हैं, स्त्री केसर नर भाग होता है कि मादा भाग, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है बेटा द्विगुणित निषेचन। निषेचन दो प्रकार का होता है बेटा, एक अगुणित निषेचन होता है और एक द्विगुणित निषेचन होता है। द्विगुणित निषेचन क्या है बेटा, इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। और आगे आपका है कि निषेचन पूर्व घटनाएं। जब नर एवं मादा के बीच निषेचन होगा बेटा तो उसके पहले पहले की कौन कौन सी घटनाएं हैं, निषेचन के पहले क्या क्या प्रोसेस होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे बेटा कि निषेचन के बाद कौन सी घटनाएं होती हैं, निषेचन के पहले कौन सी घटना हो रही है और निषेचन के बाद कौन सी घटना हो रही है, इसको भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। आगे चलते हम लोग बेटा देखते हैं यहाँ पर आपका 8वां वाला पॉइंट है, हेडिंग है भ्रूणपोष एवं भ्रूण का परिवर्धन। इसका मतलब होता है बेटा कि कैसे भ्रूणपोष से भ्रूण बन रहा है, भ्रूण का विकास हो रहा है। या परिवर्धन का मतलब ही होता है बेटा कि एक सेल से, सोचिए एक सेल से पूरे शरीर बनने तक का जो काल होता है, जो समय होता है, जो प्रोसेस होता है, उसी को परिवर्धन कहते हैं। जो प्रक्रिया होती है बेटा उसी को क्या कहते हैं, परिवर्धन कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे भ्रूणपोष से कैसे भ्रूण का निर्माण होगा ना, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है बीज का विकास एवं फल का निर्माण। सब कुछ होने के बाद बेटा आखिर एक पुष्प से
कैसे फल बन जाता है और फल से कैसे बीज बन जाता है। ये कहानी तो बड़ी ही अच्छी होगी, बड़ी ही रोचक होगी आप लोगों के लिए कि कैसे एक फूल अपने आप को फल में बदल लेता है और फल से बीज बन जाता है। बहुत सारे फल में तो बीज भी नहीं रहते हैं और बहुत सारे फल में बीज रहते हैं ना। ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। नेक्स्ट है बेटा भ्रूणता। भ्रूणता क्या होता है? सॉरी, बहुभ्रूणता है। बहुभ्रूणता क्या होता है बेटा? बहुभ्रूणता का मतलब एक बीज के अंदर जब कई सारे भ्रूण पाए जाते हैं तो उनको बहुभ्रूणता के नाम से जाना जाता है। एक बीज के अंदर बेटा जब कई सारे भ्रूण पाए जाते हैं, बहुत सारे भ्रूण पाए जाते हैं, तब उनको बहुभ्रूणता के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं एक बीज के अंदर बहुत सारे भ्रूण का पाया जाना भ्रूण का पाया जाना बहुभ्रूणता कहलाता है। बहुभ्रूणता कहलाता है। फिर लास्ट है बेटा हमारा, लास्ट हेडिंग है असंग जनन। आखिर असंग जनन क्या होता है? मैम सारी चीजों को आपने अब बता दिया है, सारी चीजों को आपने डिफाइन कर दिया, बट आप ये लास्ट वाला हेडिंग बता दो मैम कि असंग जनन क्या होता है। असंग जनन का मतलब होता है बेटा कि जब क्या हो कि जब किसी पुष्प में बिना निषेचन के ही बीज बन जाए तो उसको क्या कह देते हैं? असंग जनन के नाम से जानते हैं। जब किसी पुष्प में बिना निषेचन के ही जब किसी पुष्प में बिना निषेचन के ही बिना निषेचन के ही बिना जब किसी पुष्प में बिना निषेचन के ही बीज बन जाए बिना निषेचन के ही बीज बन जाए तो यह प्रक्रिया असंग जनन कहलाती है। असंग जनन कहलाती है। आई होप कि आप सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। बहुभ्रूणता का मतलब होता है बेटा कि जब एक बीज के अंदर कई सारे भ्रूण बन जाएं तो उसको बहुभ्रूणता के नाम से जाना जाता है। और असंग जनन का मतलब होता है बेटा जब बिना निषेचन के ही किसी बीज का निर्माण हो जाए तो उसको क्या कह देते हैं? असंग जनन के नाम से जानते हैं। तो इतना आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं बेटा, आगे की कहानी पर फोकस करते हैं कि आगे आखिर है क्या, कौन सी कहानी छुपी हुई है आगे। तो यहाँ पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा, चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पादप के बारे में जान लेते हैं, पौधों के बारे में जान लेते हैं। जब आपके चैप्टर का नाम ही है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, तो पुष्पी पादपों है बेटा, यानी इसका मतलब हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे कि जिस पादप में पुष्प नहीं लगता। सही बात है। जब आपके चैप्टर का नाम है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इसका मतलब बेटा हम लोगों को ऐसे पादप नहीं पढ़ने हैं जिनमें पुष्प नहीं लगते। नाम से भी आप समझ सकते हो, हमको ऐसे ही पादप के बारे में पढ़ना है जिसमें पुष्प लगते हो।
और जिसमें लैंगिक जनन हो रहा है, अलैंगिक जनन हो रहा है, इन सबको हम लोग जानेंगे। ऐसे पुष्प, ऐसे पादप को हमें नहीं पढ़ना है जिसमें पुष्प नहीं लगते हैं। बात समझ में आई ना? हाँ, तो अभी हम लोग पहले, सबसे पहले हम लोग बेटा पादप का मतलब समझ लेते हैं। पादप का मतलब आप सभी बच्चे जानते हैं, क्या होता है? पौधा। पादप का मतलब क्या होता है? पौधा होता है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे बेटा, हम लोग पादप को दो भागों में बांट दिए हैं। एक है क्रिप्टोगैमस और दूसरा है फेनेरोगैमस। ये क्रिप्टोगैमस क्या होता है मैम, और फेनेरोगैमस क्या होता है? क्रिप्टोगैमस का मतलब होता है बेटा ऐसा पौधा जिसमें बीज ना पाया जाता हो, ऐसा पादप जिसमें बीज ना पाया जाता है। और फेनेरोगैमस का मतलब होता है बेटा ऐसा पादप, ऐसा पौधा जिसमें बीज पाया जाता है। बात समझ में आई ना? आपने बहुत सारे ऐसे पौधे देखे होंगे जिसमें बीज नहीं पाया जाता है, आपने ऐसे भी बहुत सारे पौधे देखे होंगे जिसमें बीज पाया जाता है, ठीक है ना। तो भाई हम लोगों ने पादप को दो भागों में बांट दिया है। एक को हमने देखा है क्रिप्टोगैमस, दूसरा है फेनेरोगैमस, ठीक है। आई होप कि मेरी बातें आप सभी बच्चों को समझ में आ रही होंगी, लेकिन जहां पर भी आप सबको डाउट रहेगा प्लीज बताना, जरूर कमेंट में बताना, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा क्रिप्टोगैमस जो है इसमें बीज नहीं पाया जाता है, इसमें बीज क्या होता है? नहीं पाया जाता है। और ये जो फेनेरोगैमस होता है बेटा ये तो बीज युक्त होता है, इसमें बीज पाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे बेटा ये जिसमें बीज नहीं पाया जाता है ये कितने प्रकार के होते हैं। जिसमें बीज नहीं पाया जाता है बेटा इसको हम लोग कितने भागों में बांट देते हैं? 3 भागों में बांट देते हैं। जिसमें बीज, ऐसा पादप जिसमें बीज न पाया जाए उसको हम लोगों ने 3 भागों में बांट दिया है। पहला थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा और तीसरा है टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये तीनों पादप ऐसे होते हैं, ये तीनों पादप की प्रजातियां ऐसी होती हैं जिनमें बीज नहीं पाया जाता है। और इधर हम लोग देखते हैं बेटा ये जो फेनेरोगैमस है इसको भी हम लोगों ने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। इसको हमने कितने भागों में बांटा है बेटा? 3 भागों में बांटा है। एक हो गया जिम्नोस्पर्म और दूसरा हो गया एंजियोस्पर्म। सॉरी, हमने उसको 3 भागों में बांटा है भाई, क्रिप्टोगैमस को। इसको फेनेरोगैमस को हम लोगों ने 2 भागों में बांटा है ना। तो एक हो गया बेटा जिम्नोस्पर्म और दूसरा हो गया एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मतलब बेटा ऐसा पादप जिसका बीज क्या हो? अनावृत बीजी हो। अनावृत का मतलब समझते हैं आप लोग? अनावृत का मतलब होता है कि ऐसा बीज जो ढका ना हो, ऐसा बीज जो ढका ना हो, ढका ना हो। और आवृत बीजी का मतलब होता है बेटा ऐसा बीज जो ढका हुआ हो। बात समझ में ना? अभी आगे हम आपको लिखवा करके अच्छे से समझाएंगे कि कैसे ढका होगा और कैसे नहीं ढका होगा। तो अभी बस आप इतना समझो कि ये जो जिम्नोस्पर्म होता है बेटा इसमें फूल नहीं लगते हैं। ये जो जिम्नोस्पर्म होता है बेटा इसमें फूल नहीं लगते हैं, फूल नहीं लगते। और ये जो एंजियोस्पर्म होता है बेटा इसमें फूल लगते हैं, इसमें फूल लगते हैं। बात समझ में आई ना? ये जो जिम्नोस्पर्म होता है बेटा ये ऐसा पादप होता है इसमें फूल नहीं लगता है, डायरेक्ट बीज आ जाता है लेकिन फूल नहीं लगता है। डायरेक्ट ये बीज बना देता है, फूल नहीं होता है। और ये जो एंजियोस्पर्म होता है बेटा इसमें फूल से बीज बनता है, फूल बनता है तो फिर इसके बाद बीज बनता है। बात समझ में आई ना? हाँ, तो आप इतना देख लिए हैं। अब आगे चलते हैं बेटा, आगे हम लोग चलते हैं यहाँ पर आवृत बीजी और अनावृत बीजी को समझते हैं। अनावृत बीजी, अनावृत बीजी का मतलब होता है बेटा ऐसा बीज, ऐसा बीज जिसके ऊपर कोई भी आवरण ना हो, कोई भी आवरण ना हो। मतलब बेटा आपको ये समझ जाना चाहिए कि अनावृत बीजी जो होता है बेटा, देखो अनावृत
अनावृत्त का वृत्त का मतलब होता है आवरण ना, अनावृत्त का मतलब आवरण इसमें नहीं है, बीज का मतलब बीज। हम इसको दो भागों में बांटेंगे बेटा। तो अनावृत्त का मतलब होता है कि जिसमें आवरण ना हो, और बीज का मतलब बीज, ऐसा बीज जिसके ऊपर कोई भी आवरण ना हो, ऐसा बीज जो किसी भी परत से ढका ना हो। बात समझ में आई ना। और ये बेटा हो जाएगा ऐसा बीज जिसके ऊपर कोई भी आवरण नहीं होता है, जो जिसके ऊपर जो किसी से भी नहीं ढका होता है, जो खुला होता है, उसको अनावृत बीजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा, नेक्स्ट है आवृत बीजी। आवृत बीजी, आवृत बीजी का मतलब होता है बेटा ऐसा बीज जो, ऐसा बीज जिसके ऊपर, जिसके ऊपर आवरण होता है, आवरण होता, मतलब बेटा जो ऐसा बीज जिसके जो कवरिंग होता है, जिसकी कवरिंग होती है, जो ऊपर से ढका होता है, बात समझ में आए ना, जिसके ऊपर कोई परत पाई जाती है, जो किसी चीज से ढका होता है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, आवरण कहते हैं, आवृत बीज कहते हैं। ऐसा बीज जो किसी चीज से ढका होता है, जिसके ऊपर कोई आवरण होता है ना, उसको हम आवृत बीज के नाम से जानते हैं। और ऐसा बीज जो किसी कवर से नहीं ढका होता है, उसको अनावृत बीज के नाम से जानते हैं। आई होप कि आप सभी बच्चे मेरी बातों को समझ गए होंगे। तो आगे चलते हैं बेटा, हम आगे की क्लास को देख लेते हैं। आगे आपका हेडिंग आ गया बेटा, आगे आपका हेडिंग आया है पुष्प की संरचना। अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से हेडिंग्स पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। अब हम लोग देख लिए अपनी पहली हेडिंग बेटा, ये पुष्प की संरचना। पुष्प के बारे में हमें पढ़ना है, लेकिन पुष्प के बारे में पढ़ने से पहले हम जान ले बेटा कि ये क्या होता है, यानी पुष्प क्या होता है। क्या आपको पता है पुष्प क्या होता है? चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं बेटा कि पुष्प क्या होता है। सबसे पहले तो आप लोगों का ये सवाल है कि पुष्प क्या है। पुष्प क्या है? पुष्प तो बेटा आम भाषा में सभी लोग जानते हैं कि पुष्प भाई एक बहुत अच्छा सुगंध देता है, लोगों को आकर्षित करता है, लोग उसको देख करके आकर्षित होते हैं, लोगों को अच्छा लगता है। हम किसी को पुष्प देते हैं, किसी को देने के लिए काम आता है। ठीक है भाई, या आप लोग समझते हैं ना, आप लोग ये सारी चीजें जानते हैं कि मैम इतना काम होता है पुष्प का। लेकिन उसके अलावा हम पुष्प को क्या कहेंगे बेटा? अगर कोई हमसे डिफिनीशन पूछ दिया कि पुष्प किसे कहते हैं, तो पुष्प किसे कहते हैं बेटा? पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह होता है। बात समझ में है ना? पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह होता है बेटा, और इसके पास लैंगिक जनन अंग भी पाए जाते हैं, जिससे यह क्या करता है ना, जिससे यह निषेचन करके, क्या यह लैंगिक जनन जो होते हैं निषेचन करके अपनी पीढ़ी को बनाए रखते हैं, बीज उत्पन्न करते हैं, जिससे इनकी पीढ़ी क्या होती है, बनी रहती है। तो यहाँ पर हम इसका डिफिनीशन लिखेंगे बेटा, यहां हम डिफिनेशन इसका लिख देंगे, पुष्प पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, प्ररोह है, तथा इसमें लैंगिक तथा इसमें लैंगिक जनन अंग भी होता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मैम एक पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है तथा यह लैंगिक जनन अंग होता है।
बात समझ में आई ना। यह लैंगिक जनन अंग होता है भाई। पुष्प में कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिसमें नर एवं मादा दोनों भाग पाए जाते हैं बेटा, और निषेचन करते हैं। निषेचन के बाद क्या होता है, बीज बनता है। बीज से क्या होता है, बीज अगर बनेगा बेटा, अच्छा उस बीज को हम लोग दूसरे जगह पर अगर बो देंगे, गाड़ देंगे, तो क्या होगा, दूसरा पौधा तैयार हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं बेटा, पुष्प अपनी पीढ़ी को बनाए रखने का कार्य भी करते हैं। बात समझ में आई ना। इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है, इनका कार्य होता है बेटा निषेचन के बाद बीज को बनाना, जिससे 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 इनकी पीढ़ी चलती रहे। बात समझ में आई ना। पुष्प क्या होता है बेटा, अगर आपसे कोई पूछ लिया कि पुष्प का डिफिनीशन बताओ, तो आप उससे कहिए पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। अब कोई पूछ दिया किसका रूपांतरित प्ररोह है, किसका बदला हुआ रूप है, तो आप कह देंगे पत्ती का। पुष्प पत्तियों का रूपांतरित प्ररोह होता है, पत्तियों का ही बदला हुआ रूप है। ये वैज्ञानिकों का मानना है बेटा कि पुष्प जो होता है वह पत्ती का बदला हुआ रूप है। तो पुष्प किसका रूपांतरित प्ररोह है, पत्ती का ना। और यह क्या होता है, लैंगिक जनन अंग भी होता है। बात समझ में आई ना, क्योंकि पुष्प के अंदर ही लैंगिक जनन अंग पाए जाते हैं। और ये लैंगिक जनन क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, ये लैंगिक जनन निषेचन करते हैं। निषेचन के बाद बीज को बनाते हैं, जिससे क्या होता है, इनकी पीढ़ी चलती रहती है। क्योंकि बीज को अगर हम कहीं गाड़ देंगे, जमीन के अंदर गाड़ देंगे, तो फिर एक नया पौधा बन करके तैयार हो जाएगा। आई होप कि आप सभी बच्चे मेरी ये बात समझ गए होंगे। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे की क्लास में देखते हैं बेटा कि ये पुष्प की संरचना क्या है। पुष्प को आपने जान लिया कि मैम पुष्प को हम लोग क्या क्या काम करते हैं, किसी को देते भी हैं, किसी से लेते भी हैं, कहीं पर भगवान को चढ़ाते भी हैं ना, कहीं पर शादी विवाह में भी लेकर के जाते हैं। और पुष्प का जो रियल डिफिनेशन है आपने उसको भी जान रखा है। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं बेटा कि पुष्प की संरचना क्या है। पुष्प की संरचना, यहाँ पर आपको एक बढ़िया सा पुष्प दिखाई दे रहा होगा ना। एक बढ़िया सा पुष्प दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोगों को, एक बढ़िया सा आप लोगों को यहाँ पर पुष्प दिखाई दे रहा होगा ना। इस पुष्प में आपको देखिए एक कुछ हरे रंग का दिख रहा है, कुछ आपको हल्का पिंक कलर का दिख रहा है, कुछ थोड़ा सा येलो कलर का दिख रहा है। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग कि ये सारी चीजें हैं क्या। अभी तक तो केवल हम लोग गुलाब को पाते हैं, तो गुलाब को बस नाक के पास लगा करके ऐसे लंबी सी सांसें खींचते हैं कि वाह क्या सुगंध है ना। बट अभी हमने उसको ऐसे तोड़ फोड़ करके, उसका चीड़ फाड़ करके उसको देखा नहीं है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। बात समझ में आई ना। तो चलो बेटा हम लोग ये देख लेते हैं बेटा, ये जो पुष्प है, ये जो आपको रंग बिरंगी पत्तियां ऐसे ऐसे दिखाई दे रही है ना, ये रंग बिरंगी ऐसे ऐसे पिंक कलर की, थोड़ा सा रेड कलर की जो पत्तियां दिखाई दे रही बेटा, इसको दल पुंज कहा जाता है। इंग्लिश में इसको कोरोला बोलते हैं, दल पुंज कहते हैं। लेकिन चलो यहाँ पर तो सारी पत्तियों को लिखा गया है कि दल पुंज, तो एक पत्ती को क्या कहते हैं मैम, एक पत्ती को कह देंगे बेटा दल। बात समझ में आई ना। एक पत्ती को क्या कह देते हैं, दल कहते हैं। और अगर ये सारी पत्तियां मिला करके कहा पूछा जाए कि क्या कहते हैं, तो सारी पत्तियों को मिला करके बेटा दल पुंज कहा जाता है। पुंज का मतलब होता है समूह। बात समझ में आई ना। तो सारी पत्तियों के समूह को दल पुंज कहा जाता है, और एक पत्ती को केवल दल कहा जाता है। अब हम लोग बेटा ये हरी वाली चीज को देखते हैं ना। ये हरा वाला चीज क्या है, ये जो आपको ऐसे ऐसे बना हुआ मिल रहा है, ऐसे, ये ऐसे जो आपको बना हुआ मिल रहा है बेटा हरा हरा, जब आप गुलाब की ये पत्तियां निकाल देंगे ना, रेड वाली, जब आप गुलाब की ये रेड वाली पत्तियां निकाल देंगे बेटा, तो आपको यही हरी वाली पत्तियां बची हुई दिखाई देंगी। तो ये हरी वाली पत्तियों को क्या कह देते हैं बेटा, बाह्य दल पुंज।
अब तो आप समझ गए होंगे मैम, बाह्य दल पुंज का मतलब होता है सारी पत्तियां। सारी पत्तियों को जब हम मिला करके बोलेंगे बेटा, जो सारी ग्रीन ग्रीन पत्तियां हैं, हरी हरी पत्तियां हैं, इन सारी पत्तियों को जब हम मिला करके बोलेंगे बेटा, तो उसको बाह्य दल पुंज कहते हैं। लेकिन अगर एक पत्ती की बात की जाए बेटा, एक पत्ती की बात की जाए, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं? बाह्य दल। बाह्य दल, बात समझ में आई ना? इसको हम लोग दलपुंज कहते हैं, एक को दल कहते हैं, और इस हरी वाली सारी पत्तियों को मिलाकर के बेटा बाह्य दल पुंज कहते हैं, और एक को बाह्य दल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग इधर आते हैं बेटा, अब हम लोग इधर आ जाते हैं। ये जो आपको येलो येलो कलर की दिख रही हैं ऐसे, ये जो आपको यहाँ पर येलो येलो कलर की दिख रही है ना, जो आपको यहाँ पर येलो येलो कलर की ऐसे दिख रही हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं पुंकेसर। इसको क्या बोल देते हैं बेटा? पुंकेसर। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? नर जनन अंग। बात समझ में ना? पुंकेसर को ही हम लोग नर जनन अंग के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई ना? पुंकेसर को ही हम लोग नर जनन अंग के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बेटा, ये जो है, ये आपको दिख रहा होगा ऐसे, ये आपको ऐसे ऐसे दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा? स्त्री केसर। इसका नाम क्या हो जाता है यहाँ पर? स्त्री केसर। स्त्री केसर। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं बेटा? मादा जनन अंग। मादा जनन अंग। स्त्री केसर को हम लोग मादा जनन अंग कहते हैं बेटा, क्योंकि स्त्री है, नाम से ही आप समझ सकते हैं स्त्री का मतलब महिला होती है। स्त्री केसर यानी मादा जनन अंग, और पुंग केसर, पुंग से पुरुष, पुंग केसर का मतलब हो जाता है नर जनन अंग। बात समझ में ना? अब इस नर जनन अंग को बेटा हम लोग एक नाम और से जानते हैं, पुमंग। इस नर जनन अंग को बेटा हम लोग पुमंग के नाम से भी जानते हैं। और इधर जो मादा जनन अंग है बेटा, इसको हम लोग जायांग के नाम से भी जानते हैं। बात समझ में आई ना? यहाँ पर आपको लिखा गया है कि ये जायांग है, तो स्त्री केसर को ही हम लोग जायांग के नाम से जानते हैं। अभी इसको भी हम लोग तोड़ फोड़ करेंगे बेटा कि ये पुंकेसर किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है, और स्त्री केसर किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है, ये भी हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे। ठीक है, बट अभी हम लोग यहाँ देख लेते हैं बेटा कि ये पूरा भाग है, ये जो ग्रीन वाला आपको देखने को मिल रहा है, ये जो ग्रीन वाला मिल रहा है बेटा ना, इसको हम लोग स्त्री केसर कहते हैं इस पूरे को। और ये जो येलो येलो आपको देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग पुंग केसर कहते हैं। पुंग केसर नर जनन अंग होता है, इसको हम लोग पुमंग के नाम से भी जानते हैं। और स्त्री केसर मादा जनन अंग होता है, इसको हम लोग जायांग के नाम से भी जानते हैं। आई होप कि आप सभी बच्चे मेरी बात समझ गए होंगे, और आप लोग कमेंट सेशन में प्यारा प्यारा कमेंट कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं बेटा। अब हम लोग इधर आ जाते हैं। चलो भाई मैम, आपने तो बता दिया ये पिंक वाला कलर जो है, ये पत्ती जो है, इसको बाह्यदल इसको दलपुंज दल कहते हैं। ये ग्रीन वाली पत्ती को आपने बाह्यदल पुंज कह दिया है। मैम ये जो गोला सा दिख रहा है, इसको तो आपने कुछ कहा ही नहीं। ये जो गोला सा दिख रहा है, इसको तो आपने कुछ कहा ही नहीं है। ये जो गोला सा ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, इस जिस पर पुष्प बैठा हुआ है, हाँ भाई आप सही सोच रहे हैं, इसी पर पुष्प बैठा हुआ होता है। ये जो ग्रीन कलर का गोला सा दिख रहा है ना बेटा, इसी पर पुष्प आराम से गद्दी लगा करके बैठा हुआ है, इसीलिए बेटा इसको कह देते हैं पुष्पासन। यानी पुष्प जिस पर बैठा हुआ है गद्दी लगा करके, उसी को पुष्प आसन के नाम से जानते हैं बेटा, पुष्प आसन। ठीक है, इसको हम लोग पुष्पासन कह देते हैं बेटा, पुष्पासन। क्योंकि हम लोग जिस कुर्सी पर बैठते हैं वो हम लोग का आसन रहता है, राजा महाराजा जिस कुर्सी पर बैठते हैं वो राजा महाराजा का आसन रहता है। तो भाई पुष्प भी कहता है कि मुझे इंसाफ चाहिए,
पुष्प भी कहता है मुझे इंसाफ चाहिए, हम भी जिस कुर्सी पर बैठे हैं मेरा भी नाम होना चाहिए। तो लोगों ने कह दिया, वैज्ञानिकों ने कह दिया, चलो भाई पुष्प जिस कुर्सी पर बैठा है उसका नाम पुष्पासन हो जाएगा। तब पुष्प खुश हो गया, पुष्प बोला अब ये तो हुई ना बात, हम भाई मेरी बात मान लिया करो, जैसे सब लोगों को इंसाफ मिलता है वैसे मुझे भी मिलना चाहिए। इसीलिए बेटा इसका नाम क्या हो गया, पुष्पासन हो गया। बेटा इसका नाम क्या हो गया, पुष्पासन हो गया। यानी पुष्प जिस पर बैठा हुआ है उसी को हम लोग पुष्पासन के नाम से जानते हैं। ठीक है, आई होप कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, भोले भाले गुल्लू मुल्लू बच्चे, आप सभी लोग इस बात को समझ गए होंगे। तो आप लोग इजाजत दीजिए मुझे आगे की क्लास करवाने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर आगे चलते हैं बेटा। अब हम लोग यहाँ पर पुष्प की संरचना में देख लिए हैं कि पुष्प एक आवृत बीजी पादप होता है, ये आप सभी को पता है ना, क्योंकि हम लोग आगे देखे थे, जब पहले हम लोग देख रहे थे पादपों को हमने कई भागों में बांटा था। एंजियोस्पर्म में ही हमने देख लिया था कि पुष्प जो होता है वह आवृत बीजी पादप होता है, इसका बीज जो होता है वह आवरण से ढका हुआ होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है आपको। आगे चलते हैं बेटा। ये बाह्य दल पुंज आपने देखा, दल पुंज देखा, ये क्या होता है, पुमंग आपने देखा, जायांग देखा। हमने आपको बताया कि ये जो ग्रीन वाला होता है, पुष्प के नीचे ग्रीन वाली पत्ती होती है, इसको बाह्य दल पुंज कहते हैं। जो आपको पिंक पिंक पत्तियां दिखती हैं, गुलाब की जो रेड रेड पत्तियां दिखती हैं उसको दल पुंज कहते हैं। और पुमंग बेटा पुरुष वाले भाग को कहते हैं, नर वाले भाग को। और जायांग बेटा मादा जनन अंग को। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं बेटा, थोड़ा सा और यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिला है बेटा कि बाह्य दल पुंज और दल पुंज, ये जो आप देख रहे हैं बेटा बाह्य दल पुंज, यानी आपने ये जो ग्रीन ग्रीन पत्तियां देखी है पुष्प में, और दल पुंज यानी आपने जो रेड रेड या फिर पिंक पिंक येलो येलो ये जो पत्तियां आपको पुष्प में देखने को मिलता है, ये दोनों पुष्प के क्या होते हैं, सहायक जनन हैं। ये दोनों क्या होते हैं पुष्प के बेटा, सहायक जनन अंग होते हैं। और फिर आप देख रहे हैं पुंकेसर और अंडप। पुंकेसर जो पुरुष वाला भाग होता है बेटा, अंडप जो होता है ये मादा वाला भाग होता है। ये दोनों क्या होते हैं, पुष्प के मुख्य प्रजनन अंग होते हैं। आखिर जो ये निषेचन होता है बेटा, ये जो नर और मादा के बीच, पुष्प के जो नर और मादा भाग होते हैं बेटा, ये जो निषेचन होता है ये तो इन्हीं दोनों के बीच होता है। तो प्रमुख जनन अंग कौन कौन होते हैं बेटा, प्रमुख जननांग ये पुंकेसर और अंडप होते हैं। बाकी ये जो आपको बाह्य दलपुंज और दलपुंज दिख रहे हैं, ये दोनों क्या होते हैं, पुष्प के सहायक जननांग। बात समझ में आई ना। ओ अभी तो 32 मिनट हुए सर। चलिए, तो ये चीजें आप लोग को समझ में आई है बेटा। अगर आप लोगों को समझ में आई हो तो आप लोग प्यारा प्यारा सा कमेंट करिएगा, ठीक है, ताकि आगे की क्लास हम आप लोगों की और बेहतर कर सकें। जब आप लोग प्यारा सा कमेंट नहीं करोगे तो फिर कैसे क्लास बेहतर होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं बेटा, हम लोग आगे इधर देख लेते हैं। ये आवृत बीजी पादप होता क्या है, इसका डिफिनीशन भाई दे दिया गया है ना, डिफिनीशन दे दिया है तो और अच्छी बात है, आप लोग इसका डिफिनीशन देख सकते हैं। आवृत बीजी पौधों में पुष्प ही लैंगिक जनन अंग का कार्य करता है। बात सही है, क्योंकि इसमें लैंगिक जनन अंग पाए जाते हैं। ये तो आपको पहले ही बता दिया गया है कि जो आवृत बीजी पादप होते हैं बेटा, इनमें ही पुष्प पाया जाता है। अनावृत बीजी में तो पुष्प पाया नहीं जाता, है ना, बताया मैंने ना। अनावृत बीजी में तो पुष्प पाया नहीं जाता क्योंकि वह जिम्नोस्पर्म का पादप है। लेकिन एंजियोस्पर्म का जो पादप था बेटा, जिसमें पुष्प पाया जाता है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, आवृत बीजी पादप कहते हैं। उसमें जो पुष्प होता है बेटा, वही क्या होता है, लैंगिक जनन अंग का कार्य करता है। क्यों, क्योंकि पुष्प में ही दोनों जनन अंग पाए जाते हैं। हालांकि हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हर एक पुष्प में दोनों जनन अंग पाए जाते हैं। कोई कोई पुष्प ऐसा होता है बेटा कि जिसमें केवल एक जनन अंग पाए जाते हैं, लेकिन कोई कोई पुष्प ऐसा होता है जिसमें दोनों जनन अंग पाए जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर गुड़हल को देख ही सकते हैं, गुड़हल में नर एवं मादा दोनों जनन अंग पाए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हमने देखा कि आवृत बीजी जो पादप होते हैं उसमें पुष्प ही लैंगिक जनन का कार्य करते हैं, क्योंकि इनमें लैंगिक अंग पाए जाते हैं। सब कुछ वही है, बस आपको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है।
अब यहाँ पर मेन वाली चीज आई है बेटा, अच्छी वाली चीज आई है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पुमंग पुष्प का नर जनन भाग होता है। जो हमने पुष्प वाले में ही, जो आपने पुष्प की संरचना देखी है उसमें ही हमने बता दिया आपको कि जो पुमंग होता है बेटा वह नर जनन अंग होता है, और जायांग जो होता है वह मादा जनन अंग होता है। ये आपको पहले से ही पता है, आपने पढ़ रखा है इस चीज को आगे ही। अब हम लोग देखते हैं बेटा कि ये नर जनन भाग जो होता है इसको हम लोग पुंकेसर कहते हैं। और पुंकेसर किन दो चीजों से मिलकर के बना होता है? किन किन चीजों से पुंकेसर मिलकर के बना होता है बेटा, इन चीजों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। आपने यहाँ तो देख लिया कि नर भाग को हम लोग पुंकेसर कहते हैं और पुंकेसर को ही हम लोग पुमंग कहते हैं, लेकिन ये पुंकेसर किससे बना होता है? पुंकेसर किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है? तो पुंकेसर बेटा दो चीजों से मिलकर के बना होता है। पुंकेसर कितने चीजों से मिलकर के बना होता है? दो चीजों से मिलकर के बना होता है बेटा। एक है परागकोश, परागकोश, और दूसरा है बेटा पुतंतु। इसको पुतंतु भी कहते हैं, आप तंतु भी कह सकते हैं। बात समझ में आई ना? इसको तंतु या पुतंतु भी कहते हैं। ठीक है, पुंकेसर किन चीजों से मिलकर के बना होता है बेटा? परागकोश और पुतंतु से मिलकर के बना होता है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि परागकोश और पुतंतु कहाँ होता है, क्या होता है ना। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं बेटा ना, यहाँ पर देखते हैं कि ये जायांग जो होता है, स्त्री केसर जो होता है बेटा, स्त्री केसर किन दो चीजों से किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है? दो चीजों से नहीं बेटा, किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है स्त्री केसर? तो स्त्री केसर बेटा वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, वर्तिका, वर्तिका और अंडाशय से मिलकर के बना होता है ओवरी। बात समझ में आई ना? आपने जैसे यहाँ पर देखा बेटा कि नर जनन भाग जो होता है पुंकेसर ना, पुंकेसर जो होता है बेटा, पुमंग पुंकेसर जो होता है, ये पुंकेसर किन चीजों से मिलकर के बना होता है? दो चीजों से, परागकोश और पुतंतु। ऐसे ही बेटा जो स्त्री केसर होता है, स्त्री केसर भी दो चीजों से मिलकर के बना होता है, तीन चीजों से मिलकर के बना होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। आप देखे होंगे बेटा जब हम आपको ये बता रहे थे कि ये नर वाला भाग है पुष्प की संरचना में, तो आप नर वाले भाग को ऐसा देखे होंगे, थोड़ा सा येलो कलर में ऐसा, ऐसे देखे होंगे आप नर वाले भाग को। ठीक है ना? तो ये जो ऊपर ऐसे बेटा ये द्विपालित जो ऐसे संरचना दिख रही है आपको, ये जो ऐसे द्विपालित संरचना दिख रही है, इसको हम लोग बोल देते हैं बेटा परागकोश। इसको क्या बोलते हैं? परागकोश। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम लोग पुतंतु बोल देते हैं या फिर तंतु बोलते हैं। ठीक है, यही दोनों चीजें मिल करके, यही दोनों चीजें मिला करके क्या बनाती है? पुंकेसर। यही दोनों चीजें मिलकर के क्या बनती है बेटा? पुंकेसर बनती हैं। अब हम लोग देखेंगे स्त्री केसर किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं बेटा स्त्री केसर किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है। ये हो गया भाई स्त्री केसर। यहाँ ये होता है बेटा वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, और ये होता है वर्तिका, वर्तिका, और ये हो गया बेटा ओवरी, अंडाशय, अंडाशय। बात समझ में आई ना? ये हमारा हो गया अंडाशय, ये अंडाशय हो गया बेटा। इन तीनों को मिला करके, इन तीनों को मिला करके हम क्या कह देते हैं? स्त्री केसर, केसर। बात समझ में आई ना? ये जो आपने ऊपर देखा बेटा कि पुंकेसर किसे कहते हैं? पुंकेसर दो चीजों से मिलकर के बना होता है, एक परागकोश और एक पुतंतु। परागकोश और पुतंतु मिलकर के बेटा पुंकेसर बनाते हैं।
पुंकेसर कहलाते हैं। और वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, इन तीनों चीजों को मिला करके बेटा हम क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। इन तीनों चीजों को हम स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होता है और अंडाशय होता है। इन तीनों चीजों को मिला करके हम स्त्री केसर कहते हैं बेटा। इसी को हम मादा जनन अंग कहते हैं और इसी को हम जायांग भी कहते हैं, इसी को हम अंडप भी कहते हैं। बात समझ में आई ना? जैसे आपने देखा यहाँ पर कि परागकोश और पुतंतु मिलकर के पुंकेसर बना रहे हैं, इसी को हम लोग पुमंग भी कहते हैं, इसी को हम लोग नर जनन अंग भी कहते हैं। बात समझ में आई? ऐसे ही तो आगे की क्लास हम लोग देखें बेटा कि आगे की क्लास कल करें। अभी तो 40 मिनट हो गया बेटा, 40 मिनट की क्लास आपको डेली मिलेगी, ठीक है। तो आज इतना ही बस करते हैं बेटा, आगे कल पढ़ाते हैं आपको, क्योंकि ज्यादा टाइम हो गया है मेरे लिए। मुझे और सारे काम करने बेटा, और सारी क्लासेस देनी है। यहाँ पर जो सर हैं, सर को भी क्लासेस देनी है। तो आज के लिए इतना ही बस करते हैं बेटा। आई होप कि आप सभी बच्चों को मेरी बातें समझ में आई होंगी, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया बेटा, मेरी क्लास अच्छी लगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में प्यारा प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। तो धन्यवाद बच्चे, चलते हैं, कल मिलेंगे आपको इसी टाइम पर।